नमस्कार दोस्तों। हम भारत की आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं और कृषि क्षेत्र की 4 कक्षाएं हमने YouTube पे अपलोड कर ली हैं और उसमें कृषि और उसके संबंधित क्षेत्रों की क्या प्रवृत्तियां रही हैं वो सारी हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे उद्योग क्षेत्र पे, और जिसे हम द्वितीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। उसका क्या योगदान है, उसमें किस तरह से प्रवृत्तियां काम कर रही हैं, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में हम सर्विस सेक्टर पे बात करेंगे और अंत में विदेशी व्यापार पे बात करेंगे। ये सारी कक्षाएं वरिष्ठ अध्यापक के पहले पेपर में जो सितंबर में आयोजित होना है उसके लिए, L2 जो कि जनवरी में आयोजित होना है उसके लिए, और साथ में SI की जो भी वैकेंसी आई है वो, और आगामी सेकेंड ग्रेड अगर मई जून तक हो जाती है तो उसमें भी ये चीज़ें काम की हो जाएगी, सारी की सारी क्लासेस। प्रयास यही है कि आपको कहीं और भटकना नहीं पड़े, सारगर्भित और संक्षिप्त सामग्री और समझ के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि जो 5-6 प्रश्न आते हैं वो आपके सब ठीक बैठ जाएं, ऐसा मेरा प्रयास है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वो चारों कक्षाएं आपने अच्छे से पढ़ ली होगी, समझ ली होगी और साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि उसको अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं देख रहा था पहली क्लास लगभग 1 लाख के आसपास बच्चों ने देखी है, पढ़ी है उसको। दूसरी तीसरी क्लास भी उसी तरह से गति कर रही है। आज ये 5वीं कक्षा है, इसका अलग से यूट्यूब पे फोल्डर बना हुआ। इसकी PPT को टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है मेरे नाम से ही है, डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित, 1.5 लाख सब्सक्राइबर है उसमें, तो वहाँ पे इसको हम शेयर भी कर लेंगे। तो आज हम बात शुरू करेंगे उद्योग क्षेत्र से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और कृषि हम कर चुके हैं। एग्रीकल्चर जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, 4 क्लासेस लगी थी इसकी। और ये जितने भी PPT है, जितने भी डाटा है, ये सारे के सारे आर्थिक समीक्षा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उससे लिए गए हैं, तो सारा कुछ प्रमाणिक है। ये हम बात को शुरू करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा रिकैप करता हूँ। मैंने आपको कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वो सारे के सारे 3 भागों में वर्गीकृत हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र, टर्टियरी सेक्टर। प्राथमिक में वे सारे काम आते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके हम करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, खान खनन, ये सारा का सारा प्राथमिक सेक्टर में जाता है, जो कि 16% योगदान देता है देश की कुल GVA के अंदर, ग्रोस वैल्यू एडिशन के अंदर। पहले हम GDP कहा करते थे, आजकल उसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो गया है, GVA हम कहते हैं। हालांकि बड़ा अलग विषय है, ये अलग पढ़ाने का विषय है। सेकेंड ग्रेड के सेकेंड पेपर में मैंने सक्सेस पॉइंट एप्लीकेशन पे पढ़ाया भी है उसको अलग से। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है वो बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, और रॉ मटेरियल जो है वो आपके यूँ समझ लीजिए कि उद्योगों के लिए काम आ जाता है। उसके बाद में आता है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें सारे उद्योग धंधे आ जाते हैं जो रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल में कन्वर्ट करता है, विनिर्मित उत्पादों में कन्वर्ट करता है, जैसे उसका वैल्यू एडिशन हो जाता है, मूल्य बढ़ जाता है उसका। ये सारा का सारा उद्योग क्षेत्र है जो देश की GDP में ऑलमोस्ट 22-23% योगदान देता है। इतनी ही पॉपुलेशन यहाँ पे रोजगार प्राप्त है। और तीसरा क्षेत्र आता है सेवा क्षेत्र, जिसकी हम आगे जिसकी क्लास लेंगे वो सर्विस सेक्टर की होगी। जितनी भी देश के अंदर इंडस्ट्री है, जितने भी क्षेत्र जितने भी हैं काम धंधे करने के, उन सारे क्षेत्रों को हम 3 भागों में बांट देते हैं। और इन तीनों भागों को के द्वारा जितना भी साल भर में प्रोडक्शन किया जाता है, चाहे वस्तुओं का हो चाहे सेवाओं का हो, इन सब प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू जो है उसको जब हम जोड़ देते हैं तो किसी भी देश का GDP बन जाता है। फिर नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करते हैं तो वो GNP बन जाता है। फिर उसमें से आपके डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो NNP बन जाता है। फिर उस NNP को जब फैक्टर कॉस्ट पे लाया जाता है तो नेशनल इनकम बन जाती है।
वो खैर लंबी चौड़ी कहानी है, उसको मैं यहाँ पे नहीं लेके आऊँगा, वो सेकंड पेपर के अंदर नेशनल इनकम टॉपिक में पढ़ी जाती है। हम बट यहाँ पे हम बेसिक बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। तो हम बात को शुरू करेंगे और आज हम बात करेंगे किस क्षेत्र पे, उद्योग क्षेत्र पे। मैं वापस आपको बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी लाल पेन चलेगी वो बिंदु आपको नोट्स बनाने हैं, जहाँ लाल पेन नहीं होगी वो आपको समझना ही है, बस लिखना नहीं है। क्योंकि लिखना वही बिंदु होता है नोट्स में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। और लिखने की बातें कम होती है, पढ़ने की बातें अधिक होती है। वो इसलिए कि बहुत कुछ पढ़ के उसमें से समझ के और जो पॉइंट काम के हैं उनको अलग से नोट करना, ये एक पढ़ने का अच्छा तरीका होता है। जैसे कोई 1200 पेज की किताब है, अब आपको पता है कि 1200 पेज ही उसमें काम के नहीं होते, उसमें 80% हिस्सा जो है वो रटने का ही नहीं है, वो समझने का होता है। लगभग 20% हिस्सा जो है वो आपके रटने का होता है। कोई फैक्ट है, फिगर है, कोई सन है ना, कोई ऐसी डेफिनेशंस हैं, ऐसे कुछ बिंदु रटने के होते हैं, बहुत कुछ समझने का होता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ रहा है कि समझने की बातों को समझना ही होता है और रटने की बात को रटना ही होता है। कोई अब प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। ये 1757 तो रटना ही पड़ेगा। अब क्यों हुआ, इसकी पृष्ठभूमि में क्या कारण रहे थे, युद्ध के बाद परिणाम क्या निकले, ये बात समझने की, वो समझ लो आप अच्छे से। रटने का काम इतना ही है कि कब हुआ, किसके बीच में हुआ, प्लासी कहाँ पे है, प्लासी जो है वो आपके किस जगह पे है, और वो जगह ही क्यों चुनी गई, कौन सेनापति थे, परिणाम क्या रहे, ये कुछ बिंदु रटने के होते हैं। रटने वाले बिंदु मुझे लगता है कि हमें नोट्स बना लेने चाहिए, समझने वाले बिंदु को समझ लेना चाहिए। ये पढ़ाई का एक अच्छा तरीका होता है, जो स्टूडेंट जनरली इसको अपनाते नहीं हैं, ये दिक्कत भी आती है कई बार। तो थोड़ा सा भारत की इंडस्ट्री को समझे उससे पहले हम थोड़ा विश्व की इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं उद्योगों के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री गजब तरीके से काम करती है, और जो अल्प विकसित देश है वहाँ इंडस्ट्री विकसित हुई नहीं है। अल्प विकसित देशों में थोड़ा सा स्थितियाँ खराब सी होती है। लेकिन बीच में होता क्या है, कई बार विकसित देशों में भी कई बार आर्थिक संकट आ जाते हैं, तो जो उभर रहे देश होते हैं वहाँ पे मार्जिन अधिक होता है, क्योंकि विकसित देश एक ऐसा पीक प्राप्त कर लेते हैं जहाँ उद्योगपतियों को बहुत अधिक मुनाफे नहीं होते। और जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक होती है, मार्जिन अधिक मिलता है, मतलब मुनाफा अधिक होता है विकासशील देशों में। कारण क्या होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तो बहुत अधिक होता है, साथ में रेट भी अच्छी मिलती है, उत्पादन के साधन भी सस्ते होते हैं। जैसे एक भारत के अंदर एक मजदूर काम करेगा तो 400, 500, 700 रुपये लेगा। वही मजदूर अगर इटली में काम करेगा या अमेरिका में काम करेगा, हो सकता है वो 7, 8 हज़ार, 10 हज़ार दिन के रुपए ले वो। प्लस भारत के मजदूर काम करते हैं तो हम ये नहीं देखते, लेबर लॉ ही नहीं है यहाँ पे, इतने लागू ढंग से लागू नहीं है, तो सप्ताह के 7 दिन काम करते हैं, नाइट में भी काम चलता है। अमेरिका में जाओगे या यूरोप के किसी देश में जाओगे तो वहाँ पे मजदूर 5 डे वीक है, उनका लेबर लॉ लगे हुए हैं। 10 बजे आएगा, 5 बजे जाएगा, उनको प्रॉपर रेस्ट टाइम भी देना पड़ेगा, तो फिर नाइट ड्यूटी नहीं होगी, शिफ्ट होगी, दिन की होगी, प्रॉपर तरीके से चैनल से काम करेंगे, और सैलरी भी ज़बरदस्त होती है। तो वहाँ पे क्या कॉस्ट बढ़ जाती है, लागतें बढ़ जाती है। तो लागतें बढ़ती है तो ठेकेदार के प्रॉफिट कम हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, भारत जैसे देशों में, विकासशील देशों में लागतें कम होती है, सस्ते में मजदूर मिल जाता है, बहुत अधिक स्ट्रिक्ट नियमावली नहीं होती, तो यहाँ मुनाफे बहुत होते हैं। तो होता क्या है कि फिर वहाँ के जो उद्योगपति है, इन्वेस्टर्स हैं, वो डाइवर्ट होके विकसित से विकासशील देशों में आते हैं। क्योंकि देखो, व्यापारी व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि उसको अधिक से अधिक फायदा हो, और हमेशा विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर क्यों स्विच होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे फायदा अधिक होता है। इसमें यही कहा गया है कि जो अधिक आय वाले जो देश हैं, अमेरिका जैसे, यूरोप के कई सारे देश, उन्होंने पिछले दशक के दौरान वैश्विक जो विनिर्माण मैन्युफैक्चर्ड एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, अपने हिस्से का एक महत्वपूर्ण भाग गंवा दिया है। क्या महत्वपूर्ण भाग गंवा दिया? गंवाया क्यों? यही मार्जिन के कारण गंवाया जाता है। ये मुख्य रूप से हुआ क्या, फिर ये गंवाया तो गया कहाँ? ये चीन जैसे देशों ने प्राप्त किया है।
क्योंकि यहाँ पे उभरता हुआ इंडस्ट्री है तो यहाँ मार्जिन अधिक होते हैं। निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी में सामान्य रूप से वृद्धि नहीं हुई। चीन जैसे देशों को फायदा हुआ है। ये उच्च मध्यम आय वाले देश हैं। यहाँ पे बहुत उच्च भी नहीं है, उच्च में थोड़ी सी कम आय है। निम्न मध्यम आय वालों को फर्क नहीं पड़ा है। भारत वैश्विक उपस्थिति और अपने हिस्से को बेहतर बनाने में कामयाब रहा है। तो इस जो भाग गंवाया वो भारत और चीन जैसे देशों को फायदा हुआ है। अब आप इसको एक छोटी सी लाइन में कैसे लिख सकते हो कि उच्च आय वाले देशों में लॉस हुआ है, वहीं भारत और चीन जैसे देशों के उद्योगों में वृद्धि हुई है। एक लाइन को आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो कि उद्योगों की पहली लाइन ये लिखना, उच्च आय वाले जो देश हैं, विकसित देश हैं, वहाँ के जो उद्योगपति हैं उनका मार्जिन कम होता है, इस कारण वो वहाँ से शिफ्ट हुए और भारत और चीन जैसे देशों ने उनका फायदा उठाया और इन देशों में उद्योगों को बल मिला। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखने वाली बात आ गई आपके लिए कि जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, जिसे हम द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें 6.2% वृद्धि की उम्मीद है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे 2023-24 के अंदर मान लो कि 100 रुपए का प्रोडक्शन हमारी इंडस्ट्री से हुआ साल भर के अंदर। जो भारत में जितने भी उद्योग हैं जो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, सेवा क्षेत्र का ऐसा नहीं, सेवा क्षेत्र तृतीयक है, उस पूरे साल भर में उस इंडस्ट्री ने मान लेते हैं कि 100 रुपए का प्रोडक्शन किया 23-24 के अंदर, और 24-25 के वित्त वर्ष में प्रोडक्शन बढ़ के 106 रुपए हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रोथ कितनी है इंडस्ट्रियल एरिया में, सेक्टर में? 6.2% की ग्रोथ है। मतलब अगर 106 करते हैं तो 6%, 106.20 करेंगे तो 6.2%। तो अब देखिए, भारत का पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष में ग्रोथ कितनी उम्मीद बताई गई है? 6.2% की ग्रोथ की उम्मीद दर्शाई गई है। अब आपको ये लाइन लिख लेनी है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जो कि इसका अनुमान 6.2% का है सालाना। अगर अपन वैश्विक हिस्सेदारी की बात करेंगे, पूरे विश्व में हमारा योगदान कितना है, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जितना भी है उसकी टोटल जो वैल्यू है, मतलब अमेरिका के उद्योगों ने साल में कितना प्राप्त किया, ब्रिटेन के उद्योगों ने साल में कितना प्राप्त किया, जापान के उद्योगों ने साल में कितना प्राप्त किया, इन सब के जो आउटपुट हैं जितना प्राप्त किया उसको आप योग कर लो। उस योग में भारत का हिस्सा है 2.8% और चीन का जो हिस्सा है वो है 28.8%। मतलब अगर पूरी दुनिया के उद्योग 100 रुपए का प्रोडक्शन कर रहे हैं साल में, तो उसमें से 28.8 मतलब लगभग 29 रुपए का प्रोडक्शन चीन में हो रहा है और लगभग 3% का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है कि इस हिस्सेदारी को वो 2.8 से बढ़ाएं, क्योंकि चीन 28.8 के पास में है। ये दोनों आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। ये कैसे पूछे जाते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में कितनी वृद्धि की अनुमान लगाए गए हैं, दूसरा कि वैश्विक विनिर्माण में भारत का कंट्रीब्यूशन कितना है और चाइना का कंट्रीब्यूशन कितना है। एक कथन इसमें 2 दे दिए। तीसरा कथन ये दिया जा सकता है कि उच्च आय वाले देशों में औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट आई, वहीं भारत और चीन जैसे देशों में औद्योगिक क्षेत्र को थोड़ा सा बल मिला और निम्न मध्यम आय वर्ग वालों के औद्योगिक देशों में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कथन ऐसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये 2 बिंदु और 1 बिंदु, इसको आप नोट बना लेना। तो भारत के पास वैश्विक औद्योगिक विविधीकरण के रुझानों से लाभान्वित होने का अच्छा अवसर है, क्योंकि भारत के पास में आपके कई प्रकार की इंडस्ट्री है ना। खनिज, कोर इंडस्ट्री देखोगे ना आप तो कोयला है, रिफाइनरी प्रोडक्शन है, स्टील इंडस्ट्री है, साथ में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है, और इसके साथ में आपके जो पेट्रोल ऑयल वाली इंडस्ट्री है। तो भारत के पास में बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो ये रुझानों से भारत के पास में अच्छा अवसर है। लिखने की जरूरत नहीं, लिखना आपको ये 2 बिंदु हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस चार्ट को थोड़ा सा देखोगे तो इस चार्ट के कुछ बिंदु हैं जो आपको नोट करने हैं। क्या नोट करना मैं बता देता हूँ आपको।
पहला बिंदु क्या कह रहा है कि जो शेयर ऑफ वर्ल्ड एमवीए इंडेक्स, विश्व का जो इंडेक्स है, ठीक है, उस इंडेक्स में किसका कितना हिस्सा है, ये सेम बात है। चीन पहुंचा है आपके लगभग सूचकांक में 1 बिंदु पे आके, हम पहुंचे हैं यहाँ पे 0.20 पे। तो सबसे अधिक हिस्सा किसका है वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर? चीन का। दूसरे नंबर पे कौन है? अमेरिका है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है इतना, ठीक है। ये जो आपके इंडेक्स हैं, इस इंडेक्स को हम यूँ कह सकते हैं कि यूनिडो द्वारा ये जारी किया जाता है। विश्व विनिर्माण मूल्य संवर्धन, मतलब मैन्युफैक्चर्ड वैल्यू एडिशन इंडेक्स, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। एमवी जिसे हम कहते हैं, एम का मतलब है आपके मैन्युफैक्चर्ड, वी का मतलब वैल्यू, ए का मतलब है एडिशन। तो ये जो विनिर्माण मूल्यवर्धन है, इसके मामले में चाइना पहले नंबर पे है। आप इसको लिख लो तो ठीक है कि एमयू इंडेक्स में 1 नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे जापान आएगा, अमेरिका आएगा, तीसरे नंबर पे जापान आएगा। हमारा कहीं पर भी कोई स्टैंड नहीं है यहाँ पे। तो एक तो बात आप इसमें ये लिख लेना अच्छी तरीके से कि जो एमवी इंडेक्स है उसमें MVA, इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन है? चीन है, फिर USA है और उसके बाद में जापान है। हमारा हिस्सा जो है बहुत ही नीचे के स्तर पे आ जाता है, ठीक है। विनिर्माण वैल्यू एडिशन क्या होता है? जैसे मान लो कि रबड़ है, रबड़ कच्चा प्रोडक्ट है। अब रबड़ को जब हम फैक्ट्री में ले जाते हैं और उससे टायर बनाते हैं, रबड़ से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं, तो रबड़ की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। फिर जब टायर बनेगा तो वैल्यू एडिशन हो जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसको हम कहते हैं विनिर्माण मूल्यवर्धन। तो ऐसे वैल्यू बढ़ाने के मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? चीन। हमारा नंबर बहुत नीचे है। उसी तरह से इंडस्ट्री वैल्यू एडेड जो है जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से, अगर भारत का हिस्सा देखोगे तो भारत लगभग 25% योगदान है ही नहीं पूरा, लगभग 22 से 23% योगदान जीडीपी में, भारत की जीडीपी में उद्योगों का है। और इस चीन की बात करोगे तो लगभग चीन की इंडस्ट्री जो है चीन की राष्ट्रीय आय में लगभग 40% का योगदान देती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बाकी ये सारे के सारे देश जो है ये भारत से आगे हैं। भारत को चीन का और भारत का आपको याद रखना है। ये 2 बिंदु आपको लिख लेने हैं कि भारत की जो इंडस्ट्री है वो जीडीपी में 22 से 23% योगदान देती है, वहीं चाइना है वो 40% योगदान दे रहा है। मतलब चाइना की राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान अधिक है और हमारी राष्ट्रीय आय में सेवा का योगदान अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये संभावना का एक सकारात्मक पहलू है, लेकिन नकारात्मक पहलू क्या है? आंशिक रूप से बाहरी प्रतिस्पर्धा और आंतरिक कमजोरियों का सामना कर रहे देशों द्वारा औद्योगिक और व्यापारिक बड़े जोखिमों से उपजा है। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि भारत जैसे जो देश हैं वो स्टैंड क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि एक तो आंतरिक रूप से कई सारी समस्याएं हैं, देश के अंदर भी नीतिगत समस्याएं हैं, आंतरिक कमजोरियां बहुत हैं यहाँ पे। एक तो ये देश आंतरिक रूप से सामना कर रहे होते हैं, दूसरा दुनिया के बाहर के जो वैश्विक उद्योग हैं उनके साथ में इनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, बाहरी प्रतिस्पर्धा है। इनके चक्कर में हम जो है उतना नहीं कर पाते, क्योंकि अमेरिका के अंदर इतने बढ़िया संसाधन हैं तो वो उत्पादन थोड़ा सस्ता पैदा करते हैं, और हमारे यहाँ पे जो उत्पादन होगा वो उनकी तुलना में थोड़ा महंगा होगा। तो डेफिनेटली दुनिया वही प्रोडक्शन खरीदेगी जो थोड़ा सस्ता मिलता और अच्छा मिलता हो, क्वालिटी वाला। हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी मशीनें भी नहीं है कि हम इस तरह से कर सकें। ये लिखने वाली बात नहीं है, लेकिन लिखने वाला पॉइंट कौन सा है? लिखने वाला पॉइंट ये है कि वैश्विक निर्माण उत्पाद जो है 2024 की तीसरी तिमाही में केवल 0.4% की मामूली वृद्धि हुई है, जबकि 1% की मजबूत वृद्धि है वो पिछली तिमाही में हुई थी। तो वैश्विक स्तर पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ नहीं रहा है। पिछली इस 2024 की जो तिमाही थी उसमें आपके 0.4% की ग्रोथ ही दर्ज हुई है, लेकिन जब 23 की बात करोगे तो 1% ग्रोथ हुई थी। ये छोटा सा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। घरेलू घटनाक्रम क्या हुआ? औद्योगिक क्षेत्र के अंदर मेन 4 सेक्टर हैं। कौन कौन से हैं ये लिख लेने हैं, आप चारों के नाम लिख लेने हैं।
खनन और उत्खनन, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, विनिर्माण और निर्माण। आप मुझे कहोगे सर विनिर्माण और निर्माण में क्या अंतर है? इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग और ये कहलाता है कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैं इसको बेहद उदाहरण के साथ, बेसिक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। देखिए, जो निर्माण कार्य, दोनों में निर्माण तो कॉमन है, चाहे विनिर्माण हो चाहे निर्माण हो। जो निर्माण कार्य आपके खुले में होते हैं, जैसे घर का निर्माण हो या सड़क का निर्माण हो या कोई भवन का निर्माण हो या कोई ब्रिज का निर्माण हो, ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन कहलाते हैं, निर्माण ही कहलाते हैं। लेकिन जो निर्माण आपके यूँ समझ लीजिए कि किसी भवन के छत के नीचे हो, उसे हम सामान्यतः विनिर्माण कहते हैं। चाहे मोबाइल बनाने हो, चाहे गाड़ी बनानी हो, चाहे वो आपके यूँ कहिए कि कोई कागज़ की किताब कॉपी बनानी हो या ये बोर्ड बनाना हो, ये सारा का सारा विनिर्माण है। तो विनिर्माण जनरली छतों के नीचे होता है, ओपन एयर में नहीं होता। निर्माण कार्य ओपन एयर में होते हैं, इसलिए निर्माण और विनिर्माण को अलग रखा जाता है। अब देखो, निर्माण, विनिर्माण और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे कहोगे सर ये खनन और उत्खनन में क्या अंतर है? खनन और उत्खनन में देखो, खनन यूँ समझ लीजिए कि धरातल के बाहरी भागों में ऊपरी लेवल पे होता है, और उत्खनन जो होता है ये आपके बहुत गहराई के लेयर तक चला जाता है। तो उसे हम उत्खनन हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, कई लेयर्स में होता है, थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया होती है उत्खनन। और खनन जो होती है वो आपके इतनी जटिल प्रोसेस नहीं होती। तो ये बेसिक इनमें अंतर है। तो ये जो चारों क्षेत्र, उप क्षेत्र हैं, ये कोविड से काफ़ी प्रभावित हुए हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। इनका 21 के अंदर, 2021 में इनका संकुचन सा हुआ था। संकुचन का मतलब है ये आपके कम हुए थे। और वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक वृद्धि पिछले 5 वर्षों की औसत से अधिक रहने की इस बार उम्मीद है, क्योंकि कोविड के कारण ये इंडस्ट्री पूरी डाउन हो गई थी, तो अब ठीक हुई है। और इसलिए ये 2025 वाली जो वृद्धि है वो 6.2% के आसपास है, जिसको हमने पहले भी देख लिया। हालांकि जो 3 कारकों के कारण, इनके कारण 2025 की जो दूसरी तिमाही थी, 2024-25 की दूसरी तिमाही में औद्योगिक विकास दर जो है वो घटी है, सेकंड क्वार्टर के अंदर घटी है। क्यों घटी? व्यापारिक देशों द्वारा अपनी गई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक नीतियों के कारण विनिर्माण निर्यात प्रभावित हुए, मानसून अप्रत्याशित प्रभाव और त्योहारों के समय में भी बदलाव। ये क्या बिंदु है? मानसून में जो प्रभाव होता है तो रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आता, तो इंडस्ट्री ठीक से काम नहीं कर पाती। हमारे जो कॉम्पिटिटर देश हैं वो अपने को प्रतिस्पर्धा देते हैं, वो अपनी नीतियाँ ऐसी लिबरल कर लेते हैं कि उनके उत्पाद बहुत सस्ते में वो पैदा कर लेते हैं। तो हमारा उत्पाद फिर उतना नहीं, मार्केट में डिमांड नहीं होती, हमें पैदावार बंद करनी पड़ती है, प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है। जैसे मोबाइल है, अब चीन इतने सस्ते तो क्वालिटी युक्त चीन बनाएगा, तो हमारे मोबाइल कौन खरीदेगा? उसकी कोई डिमांड ही नहीं होगी। अगर डिमांड नहीं होगी तो तय बात है कि हमें प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। तो इस वजह से भी, और त्योहारों का समय में बदलाव, कई बार क्या होता है कि जो त्यौहार है ये और फसलों के समय आ जाता है, तो जनरली थोड़ी सी बिक्री अधिक होती है। कई बार ऑफ सीजन जो है वो थोड़ी लेट चली जाती है या फसलें पहले आ जाती है, तो लोगों के पास फिर खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते। तो इन कारणों से इस बार ये घटी है। ये पूरी लाइन आप लिख सकते हो, ये बिंदु लिख सकते हो कि इन कारणों से ग्रोथ रेट है वो कम हुई है, 3.6%। हालांकि ये दूसरी तिमाही का हिस्सा है। ऑल ओवर बात करोगे तो 6.2% की ग्रोथ हुई है। ये थोड़ा सा IIP पे आया है, उद्योगों में विभिन्न घटकों और क्षमता उपयोग में वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है। ये बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो सेक्टर है, उसमें किसका योगदान कैसा है। सबसे अधिक इंडस्ट्री में योगदान होता है निर्माण का। आप क्या लिखोगे? सबसे अधिक योगदान किसका होता है? निर्माण का। तो लगभग देखो 5 है, ये 10 है, तो ये 7-8% के आसपास, ये 1 नंबर पे है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड उस पे। फिर देखो कि आप तीसरे नंबर पे इंडस्ट्री आ जाती है।
चौथे नंबर पे मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है, 5वें नंबर पे माइनिंग एंड क्वारिंग आ जाती है, खनन और उत्खनन आ जाता है। ठीक है, तो ये 5 क्रम से आपको लिखना है। ठीक है, कि जो द्वितीयक क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है और सबसे कम किसका है, 1 to 5 तक आप इसको क्रमवार लिख लेना। ये आईआईपी इंडेक्स है, इसमें कुछ भी काम की चीजें नहीं है। हालांकि आईआईपी क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, 8 कोर इंडस्ट्री होती है। कितनी, 8 कोर इंडस्ट्री है, जिसका आईआईपी में जिसका वेटेज लगभग 40% है। जितने आई इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, तो इसमें सारी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन का एक सूचकांक बनाया जाता है। तो 40% वेटेज 8 कोर इंडस्ट्री को दिया गया है। ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्री कौन सी, जैसे मैं अगर नाम लिखूं तो ये कोयला हो गया, गैस हो गया, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम हो गया, और आपके विद्युत हो गया, विद्युत हो गया, और इसके अलावा उर्वरक हो गया, फर्टिलाइजर, सीमेंट हो गया, विद्युत, उर्वरक, सीमेंट, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी हो गया, और 4 और 3 7 एक रह गया, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, विद्युत, उर्वरक, सीमेंट और स्टील हो गया, इस्पात। ये कोर इंडस्ट्री है। इस कोर इंडस्ट्री का योगदान जो है आईआईपी में कितना है, 40% योगदान है। और इसी कोर और 60% बाकी सारी इंडस्ट्री को दिया गया है। और इनसे मिलके कौन सा सूचकांक बनता है, आईआईपी बनता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये 8 उद्योग है, मुझे इतने याद आ रहे हैं, 4 5 और 3 8। एक बार आप फिर भी चेक कर लेना गूगल पे अगर मेरा कुछ इधर उधर हो तो। हालांकि कोशिश तो हम करते हैं कि सही से आंकड़े जाएं, फिर भी कई बार सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती। और हम इतने कई बार क्लास के अंदर आने के बाद याद आता है कि यार ये पढ़ के आना चाहिए था तैयार। अब इसको आईआईपी को इतना हालांकि बना, लेकिन ये चीज़ दिमाग में अभी आई तो ठीक है, ये सब देख लिया। तो अभी आपको क्या करना है, बेसिक एक तो ये देखना है कि जो द्वितीयक क्षेत्र है उसमें किसका कितना योगदान है, प्लस ये देख लेना है कि आईआईपी है जो कि कौन जारी करता है, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और PI का मतलब क्या होगा, मतलब सांख्यिकी जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें 8 इंडस्ट्री को 40% वेटेज दिया गया है। हालांकि यूपीएससी के लेवल पे जाते हैं तो 40 में भी किसको कितना वेटेज दिया गया है यहाँ तक पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी 2.8% हो गया हमारा, 6.2% ग्रोथ का अनुमान, ये भी हमने देख लिया। और भू राजनीतिक तनाव, व्यापारिक नीतियाँ वगैरह, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए मेन चैलेंजेस हैं। भू राजनीतिक तनाव क्या होते हैं, भू जियोपॉलिटिक्स, मतलब रूस यूक्रेन की लड़ाई हो गई, चाहे अरब और में संकट आ गया हो, चाहे ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई हो गई हो। इन युद्धों से क्या होता है कि कहीं ना कहीं व्यापारिक चीज़ें प्रभावित होती है। हमारे आयात कई बार नहीं आ पाते, उन देशों को जो निर्यात होते हैं वो नहीं हो पाते। तो ये सारी जियोपॉलिटिक्स हैं। ठीक है, जो जियोग्राफी जब पॉलिटिक्स को प्रभावित करने लग जाए तो वो जियोपॉलिटिक्स कहलाती है। ऐसा होता रहता है, जब भी ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज बनते हैं तो उसका इंडस्ट्री पे सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हम कहीं से स्टील खरीदते हैं यूक्रेन वगैरह से, अब यूक्रेन और रूस की लड़ाई शुरू हो गई, हमारे को वहाँ से स्टील मिलना बंद हो गया। तो अब जब हमारे को स्टील मिलना बंद होगा तो हमारी इंडस्ट्री को उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, वहाँ से सप्लाई नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये तो कुछ नहीं, अभी तक जो पढ़ा था उसका ये रिकैप है। ये तो हरियाणा और राजस्थान है। और क्या क्या पढ़ा हमने, आगे हम और क्या पढ़ने वाले हैं, आगे कुछ और उद्योगों को पढ़ने वाले हैं कि भारत अपनी पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स की 45% आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर है।
पेट्रोकेमिकल्स मतलब जो पेट्रोलियम जो है आपकी रिफाइनरी एंड पूरा पूरा। सीमेंट, भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। ये लिखने वाले पॉइंट है सारे। यह एक प्रमुख रोजगार क्षेत्र है, वस्त्र उद्योग, और विनिर्माण जीवीए में 11% का योगदान है। तो जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है देश का विनिर्माण सेक्टर में, उसमें भी वस्त्रों का योगदान कितना है? 11% योगदान है। फार्मास्यूटिकल्स वित्त वर्ष 2024 में 4.17 लाख करोड़ रुपए के कारोबार के साथ भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पे है। फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयां वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अपने 99% स्मार्टफोन का निर्माण कर रहा है, हालांकि कंपनियां दूसरे देशों की भली आके करें। पूंजीगत वस्तुएं, सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी अंतराल को दूर करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल गैप को दूर करने के लिए स्मार्ट जो मैन्युफैक्चर्ड है 4% को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस्पात उद्योग, ये तो ठीक है, नॉर्मल बात है, इसमें कुछ लिखने वाली पॉइंट नहीं है। तो इस्पात उद्योग से नीतियों को बढ़ावा ही मिला है। अब कुछ मुख्य निविष्टि उद्योग, ऐसे उद्योग जो कोर इंडस्ट्री है, उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेन इंडस्ट्री है जो देश की इकोनॉमी को, सेकेंडरी सेक्टर को आगे ले जाने का काम कर रही है। वर्तमान में भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। ये हमें लिखना है कि दुनिया में सबसे अधिक सीमेंट चीन में होता है और उसके बाद भारत में होता है। भारतीय सीमेंट उद्योग में कई सारे उद्योग है, 159 एकीकृत बड़े सीमेंट है, ग्राइंडिंग के लिए 128 यूनिट हैं। ये आंकड़े नहीं आते, मगर ऊपर वाला आंकड़ा आपको याद रखना है। वर्तमान वार्षिक क्षमता हमारी 639 मिलियन टन है, लेकिन हमने उत्पादन कितना किया? 427 मिलियन टन। एक तो आपको ये लिखना है, एक आपको ये लिखना है। इसको कैसे करोगे आप? देखिए, इसको करने का सीधा सा सिंपल तरीका है कि भारत के सीमेंट उद्योग की कैपेसिटी कितनी है, टोटल कितना कर सकते हैं, तो 639 मिलियन टन कर सकते हैं। और 2024 में हमारा उत्पादन 427 मिलियन टन हुआ, जो कि दुनिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। बस एक लाइन में ये दोनों बातें शामिल हो जाती है। भारत का जो भी सीमेंट है वो बेसिकली कच्चे माल के निकट ही स्थित है। सीमेंट में क्या कच्चा माल चाहिए? आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं थर्मल पावर स्टेशन है कोयले वाले, कि कोयला जलाने से जहाँ विद्युत प्राप्त हो जाती है, वहाँ पे जो भी आपके कोयला जलने के बाद जो राख बनती है, उस राख सीमेंट के लिए प्रमुख कच्चा माल है, जिप्सम कच्चा माल है। तो ऐसे सारे के सारे जैसे वो इंडस्ट्री है सारी की सारी, जहाँ जहाँ भी ये सारा होता है आपके, जैसे पत्थरों की पिसाई के बाद में जो चूर्ण बचता है वो एक कच्चा माल आ जाता है। तो ऐसे जहाँ कहीं भी है वहाँ पे सीमेंट उद्योग स्थापित किया जाता है। इससे बड़े फायदे हैं। फायदे एक तो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। अब जो वो आपके कोयला जलने के बाद में जो राख बचती है वो वायु प्रदूषण को भी बढ़ावा देती है, वो मिट्टी को भी प्रदूषित करती है। अब उससे अगर सीमेंट बनेगा तो डबल उसका यूज हो जाएगा। एक तो पर्यावरण प्रदूषण से भी हम निजात पाएंगे, और दूसरा सीमेंट की जो हमारी डिमांड है वो भी पूरी होती जाएगी। तो भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों के निकट स्थित है। सीमेंट उद्योग का लगभग 87% हिस्सा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, और ये वो स्टेट हैं जो कोयला उत्पादक है। और जहाँ जहाँ कोयला है वहाँ वहाँ विद्युत बनाई जाती है, और जहाँ जहाँ कोयले से थर्मल पावर है वहाँ पे वो कच्चा माल इनको मिल जाता है। घरेलू सीमेंट की खपत प्रति व्यक्ति कितनी है? लगभग 290 किलोग्राम है, जबकि वैश्विक औसत कितनी है? 540 किलोग्राम। ठीक। सीमेंट उद्योग कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रहा है, ये बात लिखने की नहीं है, लेकिन ये जो रेड पेन से काम किया ये सारा एक नोट बनाने का काम है। अब अगर आप इस मैप को देखोगे तो पता चलता है कि देश के अंदर कहाँ कहाँ सीमेंट उद्योग बनाए हुए हैं और कितना उत्पाद हुआ है। तो ये जैसे 250 मिलियन के आसपास अभी तक हो चुका है अप्रैल में। ये आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, और हाँ ये जरूर याद रखना, ये पॉइंट ही उसमें लिखे हुए हैं। तो ये हो गया आपका सीमेंट। अब हम बात करते हैं स्टील इंडस्ट्री की। अब देखो, स्टील इंडस्ट्री में कंटिन्यू ग्रोथ हुई है कि वर्ष 25 के अप्रैल-नवंबर में, वित्त वर्ष 25 का मतलब अप्रैल से नवंबर, वित्त वर्ष 24-25 का मतलब क्या होता है? अप्रैल 24 से लेकर आगे मार्च 25 तक। ये मार्च 25 तक की बात है
कि अप्रैल से लेकर जो नवंबर तक का मैटर है, अप्रैल 24 से लेकर नवंबर में देश की अपरिष्कृत इस्पात, ठीक है, और तैयार इस्पात में 3.3% और 4.6% की वृद्धि हुई। देखो, एक अपरिष्कृत इस्पात होता है जो मतलब प्यूरिफाइड नहीं होता, फिर उसके अंदर कार्बन वार्बन और मिला के उसको और ठीक किया जाता है, तो तैयार इस्पात हो जाता है। फिर उसको किसी भी सांचे में ढाल के कोई भी मशीन वगैरह बनाई जा सकती है। तो बात यह है कि दोनों में वृद्धि हुई है। महीने दर महीने उतार चढ़ाव के बावजूद भी 24-25 के वित्त वर्ष में अप्रैल नवंबर के दौरान कुल मिला के बढ़ोतरी हुई है। ये पॉइंट ऊपर आ गया है। अब इस्पात क्षेत्र में जो कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है, ये जितनी भी विकास की परियोजनाएं चल रही हैं और जो सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो व्यय में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब गवर्नमेंट, आपको पता है कि कंटिन्यू विकास योजनाएं लाती है। विकास योजनाओं में वो आपकी कोई सड़क योजना हो सकती है, वो एयरपोर्ट हो सकते हैं, वो आपकी कोई इंडस्ट्रियल हो सकता है, वो आपके कोई और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, और साथ साथ में आपके गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर भी व्यय करती है। इससे क्या होता है, निर्माण का काम होता है। निर्माण के काम में स्टील की आवश्यकता हर जगह ही होती है, और सरकार ये कह रही है कि हम कंटिन्यू खर्च कर रहे हैं विकास परियोजनाओं पे, हम कंटिन्यू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, और इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करें, इसी वजह से जो है वो इस्पात की, स्टील की डिमांड है वो बढ़ रही है। बात लिखने की नहीं, बस समझने की थी। अब जो बुनियादी ढांचा है, जो हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इस पर केंद्रित विकास की रणनीति भारत में स्टील की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। सेम बात ऊपर कही हुई है। इस वृद्धि को प्रमुख उपयोगकर्ता उद्योग विशेष रूप से भवन एवं निर्माण और बुनियादी प्रगति को बल मिला है, कोई बिंदु नहीं है इसमें। अब इसमें आप क्या लिख सकते हो, अधिकतम क्या लिख सकते हो कि वृद्धि दर्ज की है, और इस वृद्धि के पीछे क्या कारण है। सरकार द्वारा ये लिख लो आप, विकास परियोजनाओं व आधारभूत संरचना पर किए गए व्यय के कारण ही इस्पात की डिमांड बढ़ी, और इससे उत्पाद में है वो इस्पात उत्पाद में वृद्धि हुई है। सरकार ने सारा अपने पे ले लिया, प्राइवेट सेक्टर को कोई ज़्यादा इसमें दिया नहीं। यहाँ पे अगर अपन 24 के वित्त वर्ष की बात करें तो निर्माण और बुनियादी ढांचे में कुल स्टील खपत लगभग 68% था। बाद में ये 24 का वित्त वर्ष मतलब 2023-24, ये पहले खपत 68% थी। फिर इसके बाद इंजीनियरिंग व पैकेजिंग में 22% व ऑटोमोबाइल में 9% इसका हिस्सा था। वित्त वर्ष 25 में अप्रैल से नवंबर तक स्टील का शुद्ध आयात तक रहा है। शुद्ध आयात तक का मतलब हम स्टील की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, घरेलू उपभोक्ताओं की भी, तो हमें स्टील खरीदना पड़ता है। भारत की तैयार स्टील के निर्यात में भी गिरावट मुख्य रूप से आई है। देखो, तैयार स्टील क्या होता है, ये कच्चा स्टील होता है, उसके ऊपर हम कई मशीन बना के और फिर उसको स्टील को तैयार करते हैं। तो हम कई बार कच्चा स्टील खरीदते हैं और फिर निर्मित स्टील को बेचते हैं। तो कच्चे स्टील के लिए हम आयात पे डिपेंड है, और फिर हम निर्यात करते हैं। तो निर्यात में भी इस बार है वो यूँ कहिए कि गिरावट आई। गिरावट के पीछे क्या कारण है, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के बीच अंतर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात स्टील जो है वो थोड़ा सस्ता बिकता है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री बहुत उच्च क्लास की है, वहाँ पे ये विद्युत वगैरह को सब्सिडी दे देते हैं, साथ में वहाँ पे प्रोडक्शन मास लेवल पे होता है। तो इस चक्कर में वहाँ पे क्या होता है कि स्टील की रेट कम हो जाती है, हमारे स्टील की रेट अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से कीमतों में उनकी कीमतें कम होती है, तो हमारी डिमांड कम हो जाती है। तो इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमतों के कारण निर्यात है वो सस्ते और आयातों पर कम मार्जिन प्राप्त हुआ है। सीधी सी बात है, इससे हमारे को लॉस हुआ, और इसी वजह से हमारा जो है वो स्टील इंडस्ट्री जो है उसका आयात हम कर रहे हैं कच्चे का, और निर्यातों में भी कमी आई है। थोड़ा संकट का दौर था ये। सरकार की इस्पात स्क्रैप नीति, ये तो ठीक है, कोई खास नहीं है इसमें। इस्पात स्क्रैप की कुल घरेलू खपत लगभग 30 मिलियन टन है, जिसमें लगभग 5 मिलियन टन आयात किया जाता है। इसके अलावा स्क्रैप के उपयोग से विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी आती है। इससे पानी के उपयोग में 40% और गैस उत्सर्जन में 58% कम। स्क्रैप क्या होता है आपको पता है? स्क्रैप का मतलब ये होता है जैसे यूज्ड सामान जो है, जैसे कोई जहाज है, अब वो जहाज अगर
डीकमीशन्ड हो गया, मतलब सर्कुलेशन से बाहर हो गया, अब उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो उस जहाज़ को स्क्रैप सेंटर ले जाया जाता है। जैसे हमारे गुजरात के अंदर लांगल एरिया है जहाँ पे जहाज़ का स्क्रैप सेंटर है, और उसके सारे सामान को बाहर निकाला जाता है और सामान को मार्केट में रिसाइकिल करके बेचा जाता है। तो ये हुआ ना स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति, जिसमें क्या होता है कि अब जहाज़ के अंदर जो भी स्टील प्रोडक्शन थे, चाहे लकड़ी के प्रोडक्शन थे, लोहे के थे, वो फिर स्क्रैप पर क्या करते हैं, बाहर आके उसको बेचते हैं और सस्ते दामों में बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपके ऊर्जा की खपत में कमी आ जाती है, और क्योंकि नया इस्पात बनाओगे तो डेफिनेटली ऊर्जा भी लगेगी, सब चीज़ें होगी, GHG जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो भी बढ़ती है। तो इन चीज़ों के करने से ग्रीन हाउस गैस वगैरह थोड़ी कम हो जाती है, पानी भी बच जाता है, क्योंकि वो पुराना प्रोडक्शन हम बढ़िया से यूज़ कर रहे हैं। तो स्क्रैपर पॉलिसी बोलते हैं उसको। आपने स्क्रैप का सामान खरीदा होगा तो बहुत अच्छा सामान आता है, टेबल्स आती है, बिस्तर बेड आते हैं, सोफे आते हैं, बहुत कुछ आ जाता है स्क्रैपर में। तो लांगल में स्क्रैप वहाँ से जहाज़ को खोले जाते हैं और फिर पूरे भारत में सप्लाई होती है। लगभग हर जगह से ये खुदरा व्यापारी वहाँ से ला के बेचते हैं। अब हम कहीं दूसरों देशों से भी लेके आ रहे हैं, ये 5 मिलियन टन स्क्रैप हमने दूसरे देशों से भी लिया है। ये कुछ बिंदु हैं जो हमें समझने हैं। अब देखिए, तैयार इस्पात का उत्पादन और खपत देखिए, चॉइस की बात देखिए, प्रोडक्शन जितना हुआ उतनी की उतनी खपत हुई है, और 25 की बात करोगे तो उत्पादन से अधिक खपत है। तो उत्पादन से अगर अधिक खपत होगी तो निश्चित तौर पे हमें आयातक बनना पड़ेगा। यहाँ आयातक बन गए हम, जितना हमारे देश में उत्पादन है उससे अधिक खपत हो रही है, तो इस वजह से हमारा आयातक बने हुए, ये पॉइंट पीछे हमने लिख लिया है। अगर आप क्षेत्रवाद इस्पात उत्पादन की बात करोगे तो कहाँ पे इस्पात ज़्यादा यूज हो रहा है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा उत्पाद जो है वो भवन व निर्माण कार्य में होता है, ये पहले नंबर पे है। उसके बाद में आधारभूत संरचना में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये दूसरे नंबर पे। फिर आता तीसरे नंबर पे इंजीनियरिंग में, ये तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियां वगैरह, ठीक है, ये चौथे नंबर पे। तो आ जाता है कि निम्नलिखित में से स्टील का उपयोग क्षेत्रों को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला नंबर ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, इसको क्रमवार आप नोट करके डाल देना कि स्टील का उत्पादन यहाँ पे होता है। एक नोट ये डाल देना, एक ये डाल देना कि वित्त वर्ष 25 के अंदर हमारे उत्पाद जो है, जितना इस्पात का उत्पादन हुआ उससे अधिक खपत हुई है यहाँ पे। इस कारण भारत जो है वो आपके शुद्ध रूप से इस बार आयातक देश बना रहा, हमने जो है वो दूसरे देशों से आयात किया है। अब हम आते हैं रसायन और पेट्रो रसायन उद्योग पे, ठीक है, केमिकल और पेट्रोकेमिकल। केमिकल तो सभी क्षेत्रों के लिए होता है, और पेट्रोकेमिकल बेसिकली रिफाइनरी, और जो रिफाइनरी का जो क्षेत्र है, पेट्रोलियम का जो क्षेत्र है, उसके केमिकल से रिलेटेड होता है। तो जो भी पेट्रोकेमिकल में कोई काम करता है बच्चा, कोई डिग्री करता है, तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाता है, वो आपके रिफाइनरी के अंदर काम धंधे लग जाता है। अब जो बिंदु है, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु, स्थिर मूल्यों पर क्या होता है। स्थिर मूल्य मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में जब राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं तो एक होते हैं स्थिर मूल्य और एक होते हैं प्रचलित मूल्य, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस, ठीक है। स्थिर मूल्य वो होते हैं जो मूल्यों में बदलाव नहीं हो सकता, तो वो होते हैं बेसिकली बेस ईयर के, आधार वर्ष के। तो स्थिर मूल्य किस वर्ष के होते हैं, आधार वर्ष के, और आधार वर्ष गवर्नमेंट तय करती है। जैसे इस बार क्या कर रखा है, अभी तक 2011-12 तय कर रखा है। प्रचलित मूल्य जो होते हैं वो होते हैं वर्तमान वर्ष के। अगर अपन 25 में पढ़ रहे हैं तो प्रचलित मूल्य होंगे वर्तमान साल के, इस साल के जो मूल्य होंगे वो प्रचलित मूल्य होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे 2025 की बात करते हैं तो 25 के मूल्य प्रचलित मूल्य कहलाएंगे और स्थिर मूल्य कहलाएंगे आधार वर्ष के। अब होता क्या है, स्थिर मूल्य पे हम जीडीपी कैसे ज्ञात करते हैं, इस साल के उत्पाद गुणा आधार वर्ष के मूल्य, तो हम उसको कहते हैं स्थिर मूल्यों पे जीडीपी।
इस वर्ष का उत्पाद और इसी वर्ष के मूल्य, तो हम उसको कहते हैं प्रचलित मूल्यों पे जीडीपी। ये स्थिर मूल्यों पे जो जीडीपी होती है वास्तविक जीडीपी होती है। क्या होती है? वास्तविक जीडीपी। और इसको हम कहते हैं मौद्रिक जीडीपी। कैसे जीडीपी? मौद्रिक जीडीपी, जिसको अपन वास्तविक नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वास्तविक जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो सच में उत्पादन में कितना पॉजिटिव चेंज आया उसके आधार पे होता है। अब जैसे स्थिर मूल्य जितने हैं, अब यहाँ पे जो भी जीडीपी में ग्रोथ होगी वो वास्तविक ग्रोथ होगी, क्योंकि कीमतों की ग्रोथ के कारण जीडीपी में ग्रोथ नहीं हुई बल्कि प्रोडक्शन के कारण हुई है। और यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो आपके जरूरी नहीं है कि उत्पाद के कारण हो, कीमतों के कारण भी हो सकती है। ठीक है, बड़ा लंबा कंसेप्ट है, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि स्थिर मूल्यों पे जीडीपी का मतलब होता है कि करंट ईयर का प्रोडक्शन वैल्यूज गुणा प्रोडक्शन गुणा वैल्यू होगी किसकी? बेस ईयर की। उसे हम कहते हैं स्थिर मूल्यों पे जीडीपी। यहां जैसे दी है इसने, पीछे क्वेश्चन में देखो 11-12 दिया है। और प्रचलित मूल्यों पे जीडीपी का मतलब होता है करंट ईयर का प्रोडक्शन और करंट ईयर की वैल्यू। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रचलित मूल्यों पे जीडीपी अधिक होती है किसकी तुलना में? स्थिर मूल्यों की तुलना में, जबकि उत्पाद सेम होता है। करंट ईयर का उत्पादन इसका ही है, करंट ईयर का उसका ही है, लेकिन आंकड़ा ये ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ की कीमतें अधिक है, इनकी कीमतें कम होती है, इसलिए इसको वास्तविक जीडीपी माना जाता है। तो स्थिर मूल्यों पर रसायन और पेट्रो रसायन उत्पाद विनिर्माण सकल मूल्यवर्धन में 9% से अधिक और कुल निर्यात में 7% से अधिक का योगदान है। ठीक है, तो स्थिर मूल्यों की अगर बात करोगे तो ये जो एरिया है रसायन और पेट्रो रसायन, कि निर्माण क्षेत्र जितना भी है, सेकेंडरी सेक्टर जितना भी है, उस निर्माण सेक्टर का जो कुल जीवीए है, उस जीवीए में तो कितना योगदान दे रहा है? 9% से अधिक योगदान दे रहा है। और कुल निर्यातों में कितना है? 7% योगदान। इस बिंदु को समझना आप। जैसे जीवीए में आपको पता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक सेक्टर तीनों का योग होता है। अब जीवीए के अंदर जो निर्माण क्षेत्र का योगदान है, विनिर्माण का वो लगभग 22% के आसपास है। उसमें भी 9% योगदान किसका है? रसायन और पेट्रो का। और देश के जितने भी कुल निर्यात होते हैं, हम जितने भी प्रोडक्शन बेचते हैं, उन निर्यातों का 7% योगदान किसका है? रसायन और पेट्रो रसायन उत्पादों का। समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो कि हमने भारत से 100 रुपए मूल्य की वस्तुएं दुनिया को बेची, तो उसमें से निश्चित तौर पे 7 रुपए मूल्य की वस्तुएं किससे संबंधित होगी? रसायन और पेट्रो रसायन की। एक बात। दूसरी बात, स्थिर मूल्यों पे रसायन और पेट्रो रसायन उत्पाद को जो जीवीए हैं, अब जैसे मान लो स्थिर मूल्य पे जीवी 1000 है, तो 1000 जो जीवी है उसमें मान लेते हैं कि 220 रुपए जीवी विनिर्माण क्षेत्र का है। उस 220 में से 9% जो है वो जीवी किसका है? रसायन और पेट्रो रसायन का। मतलब 220 का 9% का मतलब कितना हो गया? लगभग 18 से 20 रुपए। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको अच्छे से लिखना है और समझना भी है। इसको लिख लेना, ये बात समझ में आई तो ये भी आप लिख सकते हो। आगे देखिए, देश इन उत्पादों का शुद्ध आयातक है। क्या है? आयातक है, जिसमें पेट्रोकेमिकल मध्यवर्ती वस्तुओं का लगभग 45% हम आयात करते हैं। घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना एक उच्च प्राथमिकता है। अब आप मुझे कहोगे सर ये निर्यातों में तो आपके योगदान दे रहा है और शुद्ध आयातक भी है, क्या माजरा क्या है? माजरा मैं समझाता हूँ। एक होता है पेट्रोल, एक होता है पेट्रोलियम उत्पाद। अब पेट्रोल है, जैसे आप यूं समझ लीजिए कि पेट्रोल तो वही हो गया कच्चा माल, क्रूड ऑयल, जो कि हम 90% दुनिया से खरीदते हैं। भारत में इतना क्रूड ऑयल है नहीं कि हम हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हम ईरान से खरीदते हैं, हम कतर से खरीदते हैं, हम सऊदी अरब से खरीदते हैं, कई देशों से खरीदते हैं। इस मामले में हम शुद्ध आयातक हैं। ठीक है, फिर तेल आता है इंडिया। अब उस क्रूड ऑयल से कई बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मोम बन गया, कई सारे और प्रोडक्शन बनते हैं। उनको हम क्या करते हैं? दुनिया को वापस बेचते हैं। तो पेट्रोलियम खरीदते हैं और उस पेट्रोलियम के अंदर केमिकल का यूज करके कई बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मैंने मोम बताया, डामर बताया, बहुत सारे आते हैं ऐसे पेट्रोलियम से बनने वाले पदार्थ। और उनको हम दुनिया में जाके निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो पेट्रोलियम जो
पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ, उनको पेट्रोलियम को तो हम, क्रूड ऑयल को तो हम करते हैं इम्पोर्ट, और उसके जो बाई प्रोडक्ट है उनको हम करते हैं एक्सपोर्ट। तो जो बाई प्रोडक्ट है उनका कुल निर्यातों में 7% योगदान है, और बाकी पेट्रोलियम जो है उसमें हम है वो आयातक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट दिया हुआ है केमिकल और पेट्रोकेमिकल का, और ये क्षमता कितनी है हमारी और हम काम कितना कर रहे हैं, ये क्षमता पे है और ये उत्पादन पे है। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आती है पूंजीगत वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो कैपिटल गुड्स होती हैं, जो स्थायी होती है, उद्योगों में काम आती, मशीनें जनरली। तो ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में हम बात करेंगे अभी। आगे देखिए क्या हुआ। वित्त वर्ष जो था 20 का और वित्त वर्ष 23 का, इस अगली बार मैं ये वित्त वर्ष पूरे लिखूंगा, आप कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पाद में उतार चढ़ाव रहा और फिर 24 में इसमें वृद्धि हुई। वित्त वर्ष जो था 24 का, उसमें वृद्धि हुई। अब स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0 को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हुए सरकार ने ये प्रयास किए, तब है वो वृद्धि हुई है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ये लिख सकते हो कि वित्त वर्ष 2024 में पूंजीगत वस्तुओं के जो क्षेत्र है उनमें वृद्धि हुई, इससे पहले ये उतार चढ़ाव बना रहा। ये ऐसे ही चल रहा है, ये वृद्धि का बताया हुआ है। ऑटोमोबाइल उद्योग पे आ जाते हैं। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है गाड़ियां। आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारण है। वित्त वर्ष 2024 में 24-25 में उद्योगों ने ऑटोमोबाइल की घरेलू बिक्री में 12.5% वृद्धि हुई। इस क्षेत्र की क्षमता को पहचानते हुए सरकार ने ये जो इंसेंटिव है PLI योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है, मतलब उत्पादन करने के लिए सरकार क्या करती है, कुछ उद्योगों को कुछ बेनिफिट्स देती है, इंसेंटिव देती है ना। जैसे बिलों में छूट देना, या लोन के ब्याज में राहत देना, या किरायों में छूट दिलवाना, बहुत सारी इंसेंटिव देती है। जैसे टैक्सेशन में कुछ समय छूट दिलवाना। तो ये योजना जो है PLI, उसमें 1 वर्ष को और छूटों को बढ़ाया है ताकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और है वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये कई बार ऐसे यूँ समझ लीजिए कि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और ये जो आपके इंसेंटिव है ये कंटिन्यू, सरकार जहाँ कहीं भी सरकार जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहती है उन क्षेत्रों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देती है। इनको PLI बोलते हैं। तो अब है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़ोन वगैरह ये सब आइटम आ जाते हैं। यह उद्योग पिछले दशक में घरेलू उत्पादन, निर्यात और आयात के मामले में गतिशील रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को हम आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का घरेलू उत्पादन वित्त वर्ष 2015 में 1.90 लाख करोड़ का था, जो बढ़ के 9.52 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 17.5% चक्रवर्ती ग्रोथ रेट है सालाना। ठीक है ना, कंपोजिट एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR क्या है, कंपोजिट एनुअल ग्रोथ रेट, चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर। इसमें क्या होता है, साल के स्टार्टिंग में कितना प्रोडक्शन है और एंड में कितना प्रोडक्शन है, उसकी वैल्यू में कितने प्रतिशत ग्रोथ हुई, उसे हम CAGR कहते हैं, और ये हर साल ज्ञात की जाती है। तो ये ग्रोथ कितनी दर्शाई गई है, 17.5%, जहां 2015-16 में 1.90 लाख करोड़ के उत्पाद होते थे, वो बढ़ के 24 में कितने हो गए हैं, 9.52 लाख करोड़ हो गए हैं। ये आंकड़ा लिखने का है। देश ने स्मार्टफोन जो आयात पर अपनी निर्भरता को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। अब 99% स्मार्टफोन का निर्माण घरेलू स्तर पे किया जा रहा है। आईफोन जैसी कंपनियों को भी देश के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए सरकार ने एक प्रकार से आकर्षित किया है, और आईफोन का उत्पादन भी अब भारत में शुरू मेरे हिसाब से हो चुका है। और कई कंपनियां, सैमसंग वगैरह यहाँ पे कर रही है। कंपनी भली दूसरे देशों की है, उत्पादन यहाँ करती है ना, तो फिर यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ सरकार को टैक्स मिलता है, सारी चीज़ें होती है।
फिर यहाँ से बाहर दूसरे देशों को वो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो हमारे निर्यातों में भी वृद्धि होती है। तो मेड इन इंडिया योजना का मेन मकसद यही था। मेड इन इंडिया में क्या था कि दूसरे देशों की कंपनियों को भारत में लाना था। मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया, ये यहाँ पे उत्पाद करेगी तो लोगों को, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कंपनी आएगी तो सड़क भी बनाएगी और पूरे क्षेत्र को डेवलप करेगी। और इसके अलावा आपके वो जो प्रोडक्शन करेगी वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेगी तो हमें वो, हमारे निर्यात बढ़ेंगे तो हमारे को इनकम बढ़ जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है वो सीधे हो जाते हैं यहाँ पे। वित्त वर्ष 2024 में देश ने लगभग 33 करोड़ मोबाइल फोन यूनिट का उत्पादन किया, जिसमें से 75% जो मॉडल है वो 5G एनेबल्ड है, मतलब 5G आधारित हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के साथ साथ बेहतर बुनियादी ढांचा, व्यापार करने में बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कहते हैं। पहले क्या होता था कि एक कंपनी जब इंडिया आती थी और उसको जब व्यापार करने होते थे तो कई दिक्कत होती थी। भूमि का अधिग्रहण नहीं होता था, बैंक की लोन की प्रक्रिया बड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद में पर्यावरण मंत्रालय से वहाँ से NOC प्राप्त करना, इतनी जगह व्यक्ति घूमता था कि 7-8 महीने तक इंडस्ट्री काम नहीं करती थी। और आपको पता है कि कोई भी उद्योग लोन बेस्ड होता है। अब एक निवेशक, पैसा लगाने वाला व्यक्ति अरबों रुपए का लोन लेके और उद्योग शुरू करना चाह रहा है। व्यापार की इतनी जटिलताएं हैं कि वो 2 साल तक इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर पा रहा, तो उस लोन की वो किस्तें कैसे भरेगा, उसका वो ब्याज कैसे चुकाएगा। तो इस डर से इन्वेस्टर्स भारत में नहीं आते थे। फिर गवर्नमेंट ने इस चीज़ों को आसान किया और वन स्टॉप सॉल्यूशन, सिंगल विंडो सिस्टम बनाया कि एक ही जगह पे इनको हाथों हाथ NOC मिले और ये अपना काम धंधा शुरू करे, ताकि ये लोन भी चुका सके और इन्वेस्टर्स काम करने के लिए अट्रैक्ट हो। तो सरकार क्या कर रही है, व्यापार करने में आसानी ला रही है। साथ में ये PLI जैसी स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी दे रही है। इंसेंटिव में क्या, जैसे बिजली का बिल फ्री कर दिया, या लोन के अंदर जो आप इंटरेस्ट चुकाते हो उसकी जो दर है उसके अंदर सरकार ने कुछ सब्सिडी दे दी, और इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे पे काम कर लिया। इन चीज़ों से क्या होता है, न केवल घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पे आके काम करेंगे ना, तभी मैंने कहा ना कि ये फॉरेन, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी, GDP की साइज बढ़ जाएगी। देश की घरेलू सीमाओं में जितना भी उत्पादन होता है वो हमारी GDP को बढ़ाता है। अब आप इसको यूं समझ लीजिए कि जैसे आईफोन अगर इंडिया में काम करता है तो आईफोन साल भर में जितना भी प्रोडक्शन करेगा वो हमारी GDP का हिस्सा है। हाँ, वो GNP का हिस्सा नहीं है, क्योंकि GDP का जो फॉरेन वाला हिस्सा वो जब चला जाता है तो फिर हम उसको घटा देते हैं, तब पीछे GNP बचता है। और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर बैठे हैं, जैसे रेंज रोवर ब्रिटेन में काम कर रहा, टाटा का प्रोडक्शन है, वहाँ से जो हमें प्राप्त होगा वो हम GDP में ऐड करते हैं, और यहाँ से जो गया वो घटा देते हैं, तो शेष बचता उसको हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन बोलते हैं, GNP बोलते हैं। और भारत के मामले में GDP से GNP कम ही रहा है, क्योंकि हमने दिया ज़्यादा है, लिया कम है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है। हालांकि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का 4% ही है, ये लिखने वाला पॉइंट है, 4% है। इस उद्योग ने बड़े पैमाने पर असेंबली पर ध्यान केंद्रित किया है। असेंबल करना और प्रोडक्शन करना दोनों अलग चीज़ें हो जाती हैं। असेंबल करने में क्या होता है, पार्ट्स बने हुए आते हैं, उनको केवल मिला के बनाना होता है, और प्रोडक्शन करने में सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जबकि डिज़ाइन और घटक में निर्माण में सीमित प्रगति की है। कितनी बढ़िया सी बात लिखी है इसने कि भारत ने असेंबल पर, आप देखोगे कोई भी प्रोडक्शन देखोगे, जैसे मोबाइल लिखा हुआ असेंबल्ड इन इंडिया, इसका मतलब है कि जो पार्ट्स हैं वो अलग जगह बने हैं, उनको केवल यहाँ जोड़ा गया है। और अगर मेड इन इंडिया आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिज़ाइन और उसके पार्ट्स जो है वो भी वहीं बने हैं। तो भारत ने बेसिकली असेंबल पर ध्यान दिया है, डिज़ाइन एंड पार्ट के मैन्युफैक्चर पे ध्यान नहीं दिया है, सीमित प्रगति हुई है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, ये अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट भी ठीक है वैसे, ठीक है ना। तो ये सरकार के प्रयास हैं, और इन्हीं प्रयासों से
फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ जाते हैं। तो ये आंकड़े इसी वजह से पॉसिबल हुए हैं। बाकी भारत के स्मार्टफोन भारत की कंपनियां ही नहीं, 99% कहाँ से उत्पाद होगा? ये उत्पाद विदेशी कंपनियां कर रही है, लेकिन कर कहाँ रही है? भारत के अंदर कर रही है। ये बात हो गई। अब हम आते हैं कपड़ा उद्योग पे। देखो, छोटी छोटी टर्म्स हैं, समझ नहीं होती हैं। बाकी हम कहते हैं आरपीएससी ने बदलाव कर लिए, ऐसा बदलाव सिर्फ ऑप्शंस में किए हैं। थोड़ा सा पढ़ने का ट्रेंड बदलना है, आपको चीज़ों को समझना होता है, एक एक बिंदु को समझ के चलते हैं। जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं ये, अब मैंने आपको जैसे ये, अब मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप घर पे बैठ के पढ़ते ना, बिना मैंने जैसे नहीं बताया, तो आप इस पॉइंट को गौर ही नहीं करते, असेंबल पर ध्यान केंद्रित क्या है। अभी आपको समझ में आएगा, अच्छा मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया दोनों में कितना डिफरेंस आ गया। असेंबल में क्या होता है और इसमें देखो, अब देखो इसने कितना प्यारा शब्द लिखा है कि भारत इस पे असेंबल पे ही ध्यान दे रहा है। डिज़ाइन और जो पार्ट जो बनाए जाते हैं उसके मैन्युफैक्चर में बहुत सीमित प्रगति हुई, इस पे भी काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे जब पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं तब हमें दिमाग में आ जाता है। अब ये कथन परीक्षा में बन गया तो अभी आपको दिक्कत नहीं है, अभी आप आराम से उसका उत्तर निकाल लोगे। बट यही कथन अगर आप इसको गौर से नहीं पढ़ते तो फिर क्या होता? तो ये होता है कि आप एग्जाम में इसका आंसर नहीं निकाल पाते। आपको लगता है यार पता नहीं कहाँ से आ गया, क्यों? पढ़ा हुआ तो था, परंतु हमने उसको गौर नहीं किया, और जब चीज़ों को गौर नहीं करते हैं तो हमें वो बेनिफिट नहीं दे पाती। अब हम कपड़ा उद्योग पे बात करते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरा प्रयास भी यही है कि चीज़ों को आप समझें। देखो, मुझे ये जटिल नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि कई सालों से पढ़ रहा हूँ। जब मैं खुद कंपटीशन के दौर में था, 2007-8 से ही कंपटीशन के दौर में आ गया था, सेकेंड ईयर के अंदर ही। क्योंकि सेकेंड ईयर मैंने एसएससी, पहले मैट्रिक लेवल हुआ करता था, उसका मेंस दिया था मैंने। फिर जब फाइनल ईयर में आया था तो मैंने ये समीक्षाएं पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, और उसी साल मेरा सीडीएस क्लियर हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट हुआ, आरएएस प्री दिया, मेंस दिया उसी अगले साल, और आरबीआई में चयन हुआ। ये सारी चीज़ें हुई थी उस साल। मैंने उस समय से पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे ये चीज़ें बहुत अधिक जटिल लग नहीं रही है, क्योंकि पहले से पढ़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें। अब आप अगर आज इस साल पढ़ लिया, अगले साल जब यही वापस पढ़ोगे तब आपको ये बहुत बेसिक लगेगा। फिर आपको केवल वही पॉइंट्स पढ़ने पड़ते हैं जो चेंज हुए हैं। अब ये आंकड़ा पढ़ना पड़ सकता है, बाकी आपको सारी बातें ऑलरेडी पता होती है, असेंबल्ड क्या है, किसमें क्या है, और आपको चीज़ें समझ में आती और आनंद आने लग जाता है। और जब तक हम घुसते नहीं हैं तब तक वो बहुत टफ लगता है। अब यही इकोनॉमिक्स जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ सेकंड ग्रेड में, नेशनल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई थियरी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो स्टार्ट में बच्चे कहते सर इसका जीरो भी नहीं, इसका कुछ नहीं हमें आता। फिर वही जब हम धीरे धीरे उसके अंदर जाते हैं, बच्चों को अच्छा लगने लगता है, उनको लगता है हाँ ये ठीक है, समझ में आने लगता है, तब उसकी दिलचस्पी बढ़ती है और वो इंटरेस्ट लेके काम करना शुरू करता है, और धीरे धीरे देखते देखते उसके आउटपुट आने शुरू हो जाते हैं। वो जब अभ्यास करने बैठता है और 4 कठिन सवालों के जब अभ्यास करता है, तब उसको लगता है हाँ अब अच्छा लग रहा है, उसको बड़ा एंजॉय करता है उस विषय को, और फिर वो विषय उसका पसंदीदा विषय हो जाता है। एक समय जो विषय अच्छा नहीं लगता, वो विषय कब पसंदीदा हो जाता है पता भी नहीं चलता। ये ऑल क्रेडिट गोज टू टीचर्स। शिक्षक ही होता है कि उस विषय वस्तु को आसान करके प्रस्तुत करता है। हालांकि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा टारगेट किसी को किया जाता है तो वो कोचिंग्स को किया जाता है, और मुझे लगता है उसमें आप बच्चों की गलती भी नहीं है, कोचिंग्स की गलती अधिक है। ये कोचिंग संस्थानों भी अनक्वालिफाइड टीचर्स डाल दिए, घंटों में कोर्स पूरे करवाते हैं, फिर समझाते कुछ है नहीं, पीपीटी पढ़ के चले जाते हैं, क्लियरिटी नहीं है, खुद को भी टॉपिक नहीं आते, फिर आधे अधूरे ज्ञान के साथ आ जाते हैं। एक आंसर की बना कि जब यहाँ सॉल्यूशन करवाने आते वहाँ 20-20, 30-30 सवाल गलत बता देते हैं। ऐसे में बच्चे कोचिंग को कोसेंगे, सीधी सी बात है। इसमें बच्चों की सच में गलती नहीं है, क्योंकि वो शिक्षक ही नहीं रहे, और वो जब शिक्षक उस पैरामीटर पे है ही नहीं तो बच्चा कहेगा। उसका टाइम भी तो ख़राब किया आप लोगों ने। और जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं ये घमंड से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन
पिछले लगभग 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, और जब भी बच्चा आता है और वह वापस निकलता है उसमें फ़र्क आ जाता है, वो कई सारे बिंदु सीख के चला जाता है। और मैं मानता हूँ कि एक स्टूडेंट का वो विषय बहुत अच्छा होता है जिस विषय का उसको अच्छा शिक्षक मिला हुआ होता है। शिक्षक से पढ़ने के बाद जब आप किताब भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग टीचर्स ने अच्छी कर रखी है। जब कहते हैं ना कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लासेस लेता है, वो बच्चा जैसे कॉलेज से बाहर निकलता है ना, उसकी विषय के ऊपर समझ बड़ी अच्छी होती है और वो 1-2 साल के भीतर लेक्चर वेक्चर बन जाता है कहीं ना कहीं। इसलिए शिक्षक ज़रूरी होते हैं, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। पहले ये माना जाता था कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए टीचर्स की कहाँ ज़रूरत है। मैंने जब हज़ारों बच्चों को पढ़ाया ना, तो कई बच्चों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर ये धारणाएं बड़ी गलत थी कि हिस्ट्री जैसे विषय के लिए शिक्षक की कहाँ ज़रूरत होती है। क्योंकि आपको इतिहास की किताब ये नहीं बताएगी कि संगम के जो सम्मेलन हुए वो 4000 साल बाद एक सम्मेलन दूसरे सम्मेलन में डिफरेंस आया और एक ही अध्यक्ष कैसे था। आपको किताब ये नहीं बताएगी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में वराहमिहिर भी थे, जिनका जन्म भी चंद्रगुप्त की मृत्यु के 100 साल बाद हुआ था, वो कैसे हुआ। आपको इतिहास ये नहीं बताएगा कि मनु कितने हुए, कि मनु स्मृति के लेखक मनु पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, तो वो मनु कौन था जिससे मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है। आपको शिक्षक के अलावा ये किताब ये कभी नहीं बता पाएगी कि आद्य इतिहास में इतिहास में क्या अंतर है और वैदिक सभ्यता को आप किस में रखोगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को लिपि की जानकारी नहीं थी। तो लिपि की जानकारी नहीं थी तो वेद कैसे लिखे गए। ऐसे हजारों डाउट्स हैं, मैं आपको यहाँ बोलना शुरू करूँ तो अंत ही नहीं है। ये चीज़ें टीचर्स क्लियर कर पाते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। तो हमें टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए जो रिस्पेक्ट के योग्य हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कभी किसी से मत बिगाड़ो, आप शांत रहिए, कहीं कुछ हमें फालतू लिखना करना नहीं होता। कोई टीचर पसंद नहीं है तो आप आराम से चुपके से निकल जाओ, कोई कमेंट्स मत करो, वो जाने उसका काम जाने। हमें हमेशा से एक अनुशासित विद्यार्थी रहना चाहिए, कभी किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी, अशांति होती है क्यों फालतू माथापूरी करनी। कोई टीचर पसंद है तो आप पढ़िए, अप्रिशिएट करिए शिक्षक को, कोई पसंद नहीं है तो आप निकल जाइए वहाँ से। हमें कोई मजबूर थोड़ी करता है किसी, जैसे आप किसी कोचिंग से कोर्स खरीदते हैं, आप कोर्स से ना खुश हैं तो ठीक है ना, वो आपके घर थोड़ी आया था। मैं जैसे कोई कोर्स बेचता था, आपके घर कोई नहीं आया था, आपने ही पसंद करके लिया था। अगर आपको पसंद नहीं है तो आपने लिया ही क्यों, आपको पहले पूरी तफ्तीश करनी थी, तो आपकी गलती है, ठीक है ना। इसलिए हमें कभी किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। टीचर से हो सके आपसे तो रिस्पेक्ट करो, नहीं होता है टीचर से रिस्पेक्ट के योग्य नहीं तो डिसरिस्पेक्ट का भी हमारे पास अधिकार नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ, हालांकि भगवान की मेहरबानी से 1000 में से कोई 1-2 बच्चे होते हैं जो हम लोगों को कड़वा बोल जाते हैं कई बार, बट अधिकतर बच्चे नहीं बोलते हैं। अधिसंख्य स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं। परंतु मैं दूसरे टीचर्स की भी देखता हूँ, वो लोग आलोचना करते हैं, मुझे ठीक नहीं लगता। मैं सोचता हूँ सभी शिक्षक है, हमें सम्मान करना चाहिए। चलो शिक्षक क्यों जरूरी था इस पे बात हो गई। तो कपड़ा उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है, मतलब देश में अधिकतर लोग जो है वो कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं। भारत के जो टोटल जीवीए हैं, मतलब आप ग्रोस वैल्यू एडिशन, जिसको अपन जनरली पहले जीडीपी कहा करते थे, कि निर्माण में इसकी हिस्सेदारी लगभग 11% है। तो कुल जीवीए में 11% योगदान अकेला एक इंडस्ट्री दे रहा है, वो कपड़ा इंडस्ट्री दे रहा है। जूट का भी भारत प्रमुख उत्पादन है। कपास, रेशम और मानव निर्मित जो रेशे हैं उनमें भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पे है। भारत कपड़ा और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 4% है। सारी बातें लिखने योग्य है। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में जो टोटल हम ट्रेड, सेवा निर्यात नहीं, कुल व्यापारिक निर्यात, देखो कितना स्पष्ट ध्यान रखना होता है। कुल निर्यात अलग चीज है, कुल व्यापारिक निर्यात अलग, क्योंकि निर्यात व्यापार का भी होता है, वस्तुओं का भी होता है और सेवाओं का भी होता है। ये व्यापारिक निर्यात की बात कर रहा है। हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी 24 में लगभग 8% रही। 24 वित्त वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है। वित्त वर्ष 22 में 44.44 बिलियन अमेरिकन डॉलर का उच्च निर्यात दर्ज करने के बाद हस्तशिल्प सहित भारत का वस्त्र परिधान जो है वित्त वर्ष 2024 में
35.87 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जबकि 23 में यह 36.69 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। मतलब ये गिरा है, ये भी याद रखना है। तकनीकी वस्त्र संभावित वृद्धि का एक और क्षेत्र है। अब आप मुझे कहोगे सर ये तकनीकी वस्त्र क्या होते हैं? तकनीकी वस्त्र का क्या मतलब है? देखो, तकनीकी वस्त्र में जैसे रक्षा क्षेत्र में जो कपड़ा यूज किया जाता है, सैनिकों की वर्दी से लेके टैंक पे डालने से लेके, या मौसम के अंदर वर्षा से संबंधित जो आपके कपड़ा बनाया जाता है, या आपके स्वास्थ्य के संबंध में हॉस्पिटल्स वगैरह में जो कपड़ा यूज लिया जाता है, इस सब को हम तकनीकी वस्त्र कहते हैं। तो तकनीकी वस्त्र बेसिकली जनरल पहनने के लिए या दिखावे के लिए नहीं होता, परंतु तकनीकी वस्त्र विभिन्न सारे सेक्टर में विशेष पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर जब हम मास्क लगाते हैं या जो वो पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको वो तकनीकी वस्त्र है। या विभिन्न सारी इंडस्ट्री के अंदर जो वस्त्र यूज किया जाता है, जैसे लाल कपड़े पहने हुए आते हैं, ब्लू कलर के वगैरह के, ये सारे तकनीकी वस्त्र हैं। तो इसमें भी एक बड़ी अच्छी संभावना नजर आ रही है। तकनीकी वस्त्र उद्योगों के मामले में विश्व स्तर पर भारत 5वें स्थान पे है और ये बड़ा मार्केट है, 26.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर का मार्केट है। भारत तकनीकी वस्त्रों का भी शुद्ध निर्यातक है, बेचता ही है, जो कि ये 2.58 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। आप गूगल करके कुछ तकनीकी उद्योगों के नाम लिख लेना, वस्त्रों के नाम लिख लेना। हालांकि मैंने समझा दिए। अब सरकार ने इस हेतु वापस, मैंने कहा ना, वही PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की। सरकार इसको और बढ़ावा देना चाहती है। अब 68 टाइप के कपड़े हमने जो है विनिमय के तहत लाए हैं। ये कुछ है रेडीमेड गारमेंट्स, कॉटन्स वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, इसमें कुछ भी याद रखने वाली नहीं है बात। फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ। भारत फार्मास्यूटिकल्स उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में कई सारी जेनरिक दवाइयाँ। जेनरिक क्या होती है? जेनरिक क्या होती है? एक पेटेंट दवाइयाँ होती है। जैसे कैंसर की दवाई किसी कंपनी ने बनाई, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, 1-1.5 साल तक उसका पेटेंट रहता है, कुछ इसका टाइमिंग है। उस दरमियान केवल वही कंपनी वो दवाई बना सकती है, बाकी कोई कंपनी उस नाम से दवाई नहीं बना सकती, और उसके लाखों रुपए लगते हैं। दवाई बहुत महंगी आती है स्टार्टिंग में, क्योंकि कोई भी कंपनी दवाई बनाती है तो उसका R&D जो होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत महंगा होता है, बहुत खर्चा आता है उसके ऊपर, इसलिए दवाई महंगी रखी जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे 20 साल का उसका R&D खत्म हो गया, पेटेंट, 20 साल के बाद में वही फॉर्मूला जब दूसरी कंपनियां यूज करके दवाइयाँ बनाती है तो उसको हम जेनरिक दवाई कहते हैं, जो जनरली सस्ती आती है। फॉर्मूला सेम होता है, कंपनियां अपने अपने हिसाब से बनाती है। बल्क ड्रग्स हैं, बड़ी मात्रा में दवाइयाँ, ओवर द काउंटर दवाइयाँ, टीके वगैरह, ये सारा का सारा भारत में बनता है, फार्मास्यूटिकल्स में आता है। 2023 में फार्मास्यूटिकल्स, औषधि और वनस्पति उत्पाद उद्योग का कुल उत्पाद स्थिर कीमतों पर लगभग 4.56 लाख करोड़। स्थिर कीमतों पे ज्ञात होगा क्योंकि वास्तविक GDP से ही माना जाता है। प्रचलित कीमतों की GDP को केवल मौद्रिक GDP कहते हैं, जिसमें 1.76 लाख करोड़ का वैल्यू एडिशन हुआ है। तो ये फार्मास्यूटिकल्स की बात थी। वित्त वर्ष 24 में फार्मास्यूटिकल्स का कुल वार्षिक कारोबार 4.17 लाख करोड़ था, जो पिछले 5 वर्षों में 10% की दर से बढ़ा है, और कुल निर्यात का ऐसा 50%, जिसका मूल्य 24 में 2.19 लाख करोड़ था। ये आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं। सरकार ने ये 2 योजना चलाई है, PLI चलाई है और एक स्ट्रेंथिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब SPI, 2 योजनाएं चलाई हैं। थोड़ा सा PLI में तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट जब आगे बढ़ाना चाहे तो कुछ इंसेंटिव देती है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और SPI में क्या है, स्ट्रेंथिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रयास किए, तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और चिकित्सा उपकरण उद्योग लगभग 15% की ग्रोथ के साथ तेजी से विकास कर रहा है। वर्तमान में 1.5% हिस्सा है वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार का, लगभग 1.5% भारत में उत्पाद होता है। एशिया के भीतर भारत जापान, चीन और कोरिया के बाद 4थे स्थान पे है। चीन तो हर जगह आगे रहेगा भाई। अब हम एक आधा पॉइंट लेके
ख़त्म करेंगे और आगे की कक्षा हम कल करेंगे। 2 कक्षाओं में उद्योग हो जाएगा। हमारे पास में टोटल 70 पीपीटी है, तो 35 लगभग हो गई है। ठीक है। वैश्विक स्तर पर भारत को शीर्ष 20 चिकित्सा उपकरण बाजारों में से मान्यता प्राप्त है और आगे बढ़ रहा है लगातार। ठीक है। इस बार भारत के अंदर चिकित्सा उपकरण के मामले में गिरावट सी देखी गई है, -1.2%। कोशिका और जीन थेरेपी ये भी ठीक है, कोई खास नहीं इसमें। चलो, ये आज अपन इतना ही करेंगे और कल नेक्स्ट क्लास के साथ उद्योग पर हो जाएगा। 2 क्लासेस उद्योग की और 2 क्लासेस, मैक्सिमम 2 क्लासेस सेवा की होगी। मैंने कहा 25 तारीख तक मैं इसको पूरा कर दूंगा। 25 तारीख तक समीक्षा का काम हमारा पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।